हेलो डियर स्टूडेंट, जीएस आश्रम में आपका स्वागत है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस आने में डिले हुई और सेल्फ स्टडी का भी ड्रॉप हुए टॉपिक। आज से आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का तो थर्ड पार्ट था वो भी अवेलेबल होंगे, और सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हैं स्वयं से, जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, उसके लिए भी वीडियो बीच में रुका हुआ था, उसका भी वीडियो आगे मैं दूंगा। और आज से स्टार्ट हो रहा है सारे। पिछले जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप जाइए, जीएस आश्रम सर्च करें, आपको वहां पे पिछले दो पार्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। आज थर्ड पार्ट का हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। तो पिछले जो सेकेंड पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोपीय कंपनियों को 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक आते आते उनका जो था पतन हो चुका और उनका जो था पूर्व में लगभग उनका समाप्त हो गया था विस्तार। उनका जो साम्राज्य था वो समाप्त हो चुका था। उनके स्थान पर उनका जो स्थान था वो डच और अंग्रेज ले चुके थे। 1580 के आसपास जो था वो पुर्तगाली के साम्राज्य जो थे, पुर्तगाल के राजा और स्पेन के राजा, ये दोनों जब मिल गए तो पुर्तगाल जो था स्पेन के पतन के साथ साथ पुर्तगाल का भी पतन हो गया। इसके ब्राजील के खोज के बाद पुर्तगालियों का भारत में उनका ध्यान कम हो गया और उनका जो था व्यापार ज्यादातर जो था वो ब्राजील में शिफ्ट कर लिए थे। पुर्तगालियों का पुर्तगाल में उद्योग धंधे ज्यादातर विकसित नहीं हो पाए और वो जो थे पुर्तगाल के व्यापारी जो थे ज्यादातर वो राजा के अधीन थे, वो राज्य के अधीन थे, इसलिए उनका जो था ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। और वो इसी संदर्भ में आगे हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज का स्वतंत्र था, उन पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं था, उन पर कोई दबाव नहीं था, वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे। अंत में पुर्तगालियों का पतन हुआ और आगे उनका स्थान डच और अंग्रेज ने ले ली। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच जो था वो पुर्तगालियों का स्थान ले चुका था। वो अपना नौसैनिक शक्ति और व्यापारिक वो दोनों जो था शक्ति अपना विस्तार कर रहा था। पुर्तगालियों के द्वारा जो वस्तु भारत से निर्यात किया जाता था वो अपने यूरोप में ले जाते थे। तो डच क्या करते थे, वो यूरोप के मार्केट में एंटवर्प, एक जगह एंटवर्प, वहां पे वो पहुंचाया करते थे। और धीरे धीरे वो क्या किए, फिर उन्होंने अपना एक नौसैनिक शक्ति और वाणिज्यिक शक्ति उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उनका भारत में आगमन कैसे होता है, कैसे वो आगे अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की, हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि डच जो थे वो हॉलैंड की कंपनी थी, जिसे नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी के नाम से जाना जाता है। उनके प्रथम जो यात्री थे वो थे कार्नेलियस हाउटमैन। यह पहले डच यात्री थे जो सुमात्रा और बनताम पहुंचा। मार्च 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 में हुई। आगे हम पढ़ते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र एवं पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो यूरोप के व्यापारी थे वो समुद्री मार्गों से आते थे। आपको मैं एक मैप के माध्यम से, छोटा सा मैप में बना रहा हूं, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये समुद्र मार्ग से आते थे तो वो ज्यादातर जो थे वो मसूलीपट्टनम में पहली कंपनी
स्थापित, ज्यादातर वो समुद्री मार्ग के तरफ से आते थे और वो चाहते थे कि समुद्र के किनारे ही अपना जो कार्य क्षेत्र है, कार्यालय बनाते थे। तो आप मसूलीपट्टनम की बात करें तो वो इसी रास्ते से 1610 ईस्वी, 1616 ईस्वी, सॉरी 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में बिमलिप्टन में, 1645 में करिकल, 1653 में चिंसूरा एवं नेगापट्टनम, कोचीन में डचों ने अपनी अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। आगे आपको बताएंगे 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार पटना में उन्होंने फैक्ट्री की भी स्थापना की। तो आगे हम पढ़ते हैं, आप देखें 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया डचों ने, और 1659 ईस्वी में नेगापट्टम को पुर्तगाली के कब्जे से जीत लिया। तो उन्होंने हुगली में अपना वर्चस्व बढ़ाया और पुर्तगालियों जो कब्जा करके रखे हुए थे तो डचों ने उनको हटाना शुरू कर दिया। पुर्तगाली का एक और उनका जो नौसैनिक था वो सारे समुद्री मार्गों पे लगभग वो कब्जा किए हुए थे, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो भारत के भी जहाज से भी वो कर लिया करते थे, ताकि तभी जाकर के वो वहां से भारत के जहाजों को गुजरने देते थे। आगे डचों का व्यापार जो था एशियाई संपर्क में आने के बाद वह शुरू में काली मिर्च एवं अन्य मसाला का व्यापार वो ज्यादातर इंडोनेशिया में कर लेते थे, इसलिए उनका मुख्यालय जो था वो इंडोनेशिया में ही विकसित किए उन्होंने। मसाला का ज्यादातर कारोबार जो है वो इंडोनेशिया से कर लेते हैं। यूरोप में मसाला का बहुत ज्यादा डिमांड होते थे। ठंड के मौसम में वहाँ चिकन मटन पे लगा के खाया जाता है, जिससे वहाँ पे गर्मी का आभास होता है, महसूस करते हैं। वहाँ बहुत ही ठंड के कारण वहाँ पे ये सब चीज का प्रयोग किया जाता है, और उनका जो था केंद्र बन गया इंडोनेशिया। आगे एशियाई बाजार को तोड़ने के लिए डचों ने पुर्तगालियों के जहाज और स्थलीय अड्डों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जो डच अपना व्यापार जो करते थे एशिया से, भारत से, इंडोनेशिया से, तो वो समुद्री मार्गों से ले जाते थे, और समुद्री मार्गों पर उनका अपना अधिकार क्षेत्र था। तो डचों ने वो पहले समझ गए जो अगर भारत में, एशिया में अगर अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो पुर्तगालियों को नौसैनिक अड्डों और स्थलीय अड्डों को तोड़ना होगा। तो उन्होंने क्या किया, नौसैनिक और स्थलीय अड्डों को तोड़ना शुरू किया। तो वो तोड़ने का उनका व्यापार पर ज्यादा ही क्षति होने लगा। तो आप आगे देखिए, डचों ने सोरे की निर्यात को प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र बेचकर वो ज्यादातर जो बेचते थे जावा और चीन में बेचते थे, ये सूती, रेशम और अफीम का ये व्यापार करते थे, और वहां से ज्यादा मुनाफा ये अर्जित करते थे। 1650 ईस्वी के दशक में पटना में के कासिम बाजार में वो एक डचों ने स्वयं का रेशम की चकरी की उद्योग स्थापित किया। 1650 ईस्वी में डचों ने स्वयं का रेशम कारखाना स्थापित किया, उसमें एक चक्री की स्थापना, जिससे वो फैक्ट्री का कार्य कर सकते थे। आगे डचों ने व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया, और 1641 में मलक्का, 1655-56 में कोलंबो, 1659 से 63 में कोचीन को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही डचों ने पुर्तगालियों को वास्तविक वर्चस्व को समाप्त कर दिया। जैसे जैसे जहां जहां इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की थी, फैक्ट्री लगाई थी पुर्तगालियों ने,
वहां पर डचों ने कोलंबो में था उस पर कब्जा कर लिया। 1641 में मलक्का में कर लिया और कोचीन में जो था फैक्ट्री उसको भी अपने अधीन कर लिया और पुर्तगालियों का वर्चस्व लगभग समाप्त सा हो गया। लेकिन इसके बाद जो है डचों को एक छत्र राज नहीं हुआ, क्योंकि इसके प्रतिद्वंदी अंग्रेज अभी बाकी थे। अंग्रेज जो भारत में आ चुके थे उन्होंने 1600 ईस्वी में ही भारत में एंट्री कर चुके थे। आगे 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र के प्रमुख हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुत्व को स्थापना के लिए डच तथा अंग्रेज के बीच संघर्ष हुआ। हिंद महासागरीय क्षेत्र और भारत में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए डच और अंग्रेज के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इसके आगे जो संघर्ष हुआ उसमें आगे पढ़ेंगे आंग्ल युद्ध भी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध हुए जो आप पढ़े होंगे, जो उसमें अंग्रेज की विजय हुई और डचों का जो था पराजय हुई। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 डच और आंग्ल युद्ध हुए। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और डचों को पराजय हुई। क्या हुआ? 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। 1717 ईस्वी में जब मुगलों ने व्यापारिक फरमान दिया उसके बाद वो डच पिछड़ने लगे और 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। उसमें डचों की पराजय हो गई और अंग्रेज इसमें विजय रहे। उसमें डच का जो महत्वाकांक्षा था वो चकनाचूर हो गया और डच पूर्वी एशिया तक सिमट कर रह गए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ा था, सेकंड पार्ट पढ़ा था, आज हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया है। आगे मैं आपको फोर्थ पार्ट दूंगा। इसका मैंने कोशिश किया था जो 3 पार्ट में इसको कवर कर दूं, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको 5 पार्ट में कन्वर्ट कर दूं। आगे जो इस वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन भारत में, अंग्रेजों का आगमन और अंग्रेजों का भारत में सफलता। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन, इसके बाद फ्रांसीसी आंग्ल युद्ध, ये सारे कुछ हम कवर करेंगे। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वो लगभग आपको कवर हो जाएगा। तो आज मैंने ये कवर करा है मॉडर्न हिस्ट्री में डच कंपनियों का आगमन से लेकर के उसकी क्या जर्नी रही, क्या उनकी व्यापारिक यात्रा रही और उनकी सफलता क्या था और अंत में उनका पतन कैसे हुआ। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पिछले मैंने 2 वीडियो जो बनाए वो भी पसंद आए होंगे। आप इस वीडियो को अच्छा लग रहा होगा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पेज भी फॉलो करें
और इंस्टाग्राम पे जीएस आश्रम सर्च करके आप वहां पर भी फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पे आप जीएस आश्रम सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।